सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रुबिका लियाकत शो। आज शो में किन किन खबरों पर चर्चा होने वाली है आपको बता दें। आज सबसे पहले बात करेंगे तेज रफ्तार से दौड़ते हिंदुस्तान की। भारत की जीडीपी कैसे बढ़ रही है, भारतीयों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चिंता किस बात पर जाहिर की है वो आप जानेंगे। फिर बात करेंगे हम महिला सम्मान की। लड़ाई लड़ने वाली नरगिस मोहम्मदी की, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगिस किस जेल में बंद है, कौन सा देश है जो जुल्म कर रहा है, आपको सब कुछ बताएंगे। फिर पाकिस्तान ले चलेंगे, वहां कौन जाना चाहेगा। परमाणु ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। खबरें हैं कि परमाणु मिसाइल शाहीन में विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। और फिर मेरा हिंदुस्तान है की बात, जहां पर पंचवटी क्या है, वो कौन से पेड़ हैं जो भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं और पंचवटी क्यों कहलाते हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं इंडियाज ग्रोथ स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई, पहले इसे समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के अलावा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या कहा और नोटिस क्यों जारी किया? ये जारी किया गया चुनावों से पहले होने वाली मुफ्त की घोषणाओं या मुफ्त वाली घोषणाओं को लेकर। चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणाएं भारत में आम बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका चलन बढ़ गया है। वोटर्स को लुभाने के लिए सियासी दलों को यह सबसे आसान तरीका लगता है, हथियार है इनफैक्ट। सियासी दल वोट की चाहत में वेलफेयर और मुफ्त की घोषणाओं के बीच के बारीक अंतर को लांघ जाते हैं। फिर रिपीट कर रही हूं, सुनिएगा। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जितने भी सियासी दल है, ये वोट की चाहत में वेलफेयर और मुफ्त की घोषणाओं के बीच में जो एक महीन रेखा है उसको तोड़ देते हैं। और इसीलिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस मामले में एक्टिव दिख रही है। मुफ्त की सियासत का क्या अंजाम होता है उसके लिए आपके पास ताजा उदाहरण श्रीलंका का है, जहां नेताओं ने पहले जनता को लुभाने के लिए खूब मुफ्त की घोषणाएं की, फिर उसको पूरा करने के लिए कर्ज लिया और फिर वही जनता सरकार के खिलाफ हो गई, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक सेहत बिल्कुल पस्त है। ऐसा ही एक उदाहरण अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना ने इस महीने के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स यानी आयकर खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि विशेषज्ञों को आशंका है कि इससे देश का जो घाटा है, जो खजाना है वो घाटे में तब्दील हो जाएगा। घाटा उसमें भयंकर दिखेगा। अर्जेंटीना अभी भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अर्जेंटीना में महंगाई दर अभी भी 124% है। मतलब ये देश मुफ्त की सियासत के चक्कर में गर्त में जा रहा है। इन एग्जाम्पल से आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 76 साल में भारत ने जो आर्थिक हैसियत हासिल की है उसको एक गलती तबाह कर सकती है, एक गलती। और इसीलिए हमें इस मुफ्त की सियासत से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें मुफ्त की आदत से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसकी बात आज इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हम आज आपको आर्थिक हिसाब से भारत पिछले 9 सालों में कहां से कहां पहुंचा है, इसकी आर्थिक हैसियत कहां से कहां पहुंच गई है, इसकी आज चर्चा करनी जरूरी है। इसे हम मेजर करेंगे, नापने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अपने गांव या शहर के आसपास कौन कितना अमीर है, किसकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियां हुई हैं फाइनेंशियल तौर पर, हाँ, आर्थिक हैसियत के हिसाब से ये तय करते हैं कि कितना आगे बढ़ पाया है। बिल्कुल वैसे ही हम हिंदुस्तान की, भारत की भी आर्थिक स्थिति यानी ये जो आर्थिक हैसियत है उसके बारे में जानेंगे। तो आर्थिक क्या हुआ, किसके पास कितना पैसा है, कितनी रकम है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, उसका खजाना कितना भरा हुआ है। एक देश की आर्थिक हैसियत क्या है उसको कैसे पता करते हैं? उस देश की जीडीपी से। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। और सिंपल तरीके से अगर आपको समझाऊं तो भारत में जो भी बनता है, सुई से लेकर जहाज तक, जो भी हम खेतों में उगाते हैं, दलहन से लेकर तिलहन तक, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो जो पैसा बनता है उसको कहते हैं जीडीपी। और ये आंकड़े हर साल सामने आते हैं। तो एक देश की जीडीपी से उस देश की आर्थिक हैसियत पता चल जाती है। अब भारत की आर्थिक हैसियत क्या है आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं? 282.83 लाख करोड़
लगभग, क्योंकि 5 ऊपर अगर दशमलव के बाद होता है तो आप 283 मानकर चलिए, लगभग 283 लाख करोड़। अब आप बोलेंगे भाई ये 282.83 लाख करोड़ हमारे देश की आर्थिक हैसियत है, तो हम दुनिया में इस वक्त कहां खड़े हैं? अब ये भी जान लीजिए। आज आपको ये भी मैं बता देती हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक हैसियत वाले मुल्क में अगर किसी का नाम आता है वो अमेरिका है। मतलब सबसे अमीर देश अमेरिका है। उसकी आर्थिक हैसियत क्या है? 2121.19 लाख करोड़, यानी कुल मिलाकर 2121 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसकी आर्थिक हैसियत है लगभग 1500 लाख करोड़, या अगर एग्जैक्ट आंकड़े में आपको बताऊं तो 1497.31 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर आता है जापान और उसकी आर्थिक हैसियत है 349.37 लाख करोड़। चौथे नंबर पर जर्मनी के पास है 341.05 लाख करोड़। और पांचवें नंबर पर है हमारा आपका भारत, आर्थिक हैसियत 282.83 लाख करोड़ रुपए। यानी अभी हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। सरकार ने आर्थिक मामलों में क्या काम किया, कितनी तरक्की की, उसको अगर समझना है तो सरकार जब आई तब उसे देश किस हालात में या किस हालत में सौंपा गया था पिछली सरकारों से, आप वहां से आंकना शुरू करते हैं और अब क्या हालत है या हालात है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। यह भी आपको जानना चाहिए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या क्या परिवर्तन आया है। 2014 में जब मोदी सरकार आई और आज यानी 2023 में जब मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9.5 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसमें अंतर क्या दिखा है। 2013 और 2014 में भारत की आर्थिक हैसियत क्या थी, ये आपके सामने है, 113.55 लाख करोड़ की, और ये 2022 और 23 में हो गई 282 लाख करोड़ की। और इसमें अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स देख रहे हैं तो 282.83 लाख करोड़, यानी 150% की ग्रोथ पिछले 9 सालों में। 2013 से 14 में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 90 नंबर पर था और 2023 में मौजूदा साल में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। अब आप सवाल पूछेंगे कि भारत ने 150% की स्पीड से ग्रोथ की, हाँ, तो फिर भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बना, है ना। लेकिन दुनिया में जिन देशों से हमारा कंपटीशन है, यानी अभी तो टॉप 5 में हमसे बहुत आगे है ना 4 मुल्क, उनकी कमाई कितनी बढ़ी, क्योंकि तभी तो भारत की तरक्की का सही लेखा जोखा सामने आएगा ना। तो अमेरिका की आर्थिक हैसियत जो है वो 2013 और 14 में कितनी थी, 1459.88 लाख करोड़, और 2022-23 में कितनी हो गई, 2121.19 लाख करोड़। चीन की अगर मैं बात करूं तो उसकी जीडीपी में आप अंतर देख लीजिए, 871 से ये बढ़ गया 1497। फिर आगे बढ़िए, जापान की बात कीजिए, जापान 349 से 407 लाख करोड़। आगे बढ़िए और आप जर्मनी का जिक्र कीजिए, जर्मनी में 2013 और 14 में इनके पास कितना पैसा था या कितनी इनकी हैसियत थी, 223.53 लाख करोड़, और माफ कीजिएगा 323.59 लाख करोड़, और ये कहां पहुंच गया, 341.05 लाख करोड़। और इसी तरह आप देखिए कि कैसे तब्दीलियां हुई हैं मुल्कों में, मुल्कों की इकोनॉमी में। और ये जो भारत की आप इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, सबसे तेज अगर कोई मुल्क बड़ा है तो वो भारत है। 113.55 से 150% की जंप लगाकर 282.83 लाख करोड़, यानी जो 4 देश हमसे आगे हैं उनकी तरक्की की रफ्तार पिछले 9 साल में भारत के मुकाबले बेहद कम है। और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, यही वो रफ्तार है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ये दावे के साथ कह रहे हैं कि भारत अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत
वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। और यही वो रफ्तार है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी दावे के साथ कह रहे हैं कि भारत अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी जो दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो आंकड़े हैं उन दोनों में समानता है। और इसीलिए जीडीपी के मामले में इस सरकार ने अपने काम की चेकलिस्ट में ग्रीन टिक लगा दिया है। ये चेकलिस्ट आपके सामने है, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी। तो जीडीपी देश की आर्थिक हैसियत की जो मैं बात कर रही थी उसमें जो लिस्ट में पहला कॉलम है उसमें टिक मार्क आ गया है। अब महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो भी इस वक्त आर्थिक लिस्ट में हमारे शामिल हैं, उन पर बात करनी जरूरी है। लेकिन जीडीपी यानी देश की आर्थिक हैसियत की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रीन में टिक लगा दिया गया है। जो हमारी ग्रोथ है 150% की इन पिछले 9 सालों में, वो ये बता रही है कि अगर यही ग्रोथ हमारी रही तो वी विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब महंगाई का मुद्दा, सरकार के लिए महंगाई का ये मुद्दा मुश्किलें हमेशा से खड़ी करता रहा है। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे, जो आप जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है, गैस के सिलेंडर को देखिए, इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो सुन लिया ना आपने, विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन क्या ये सत्य है या पूर्ण सत्य है? आंकड़ों के जरिए आपको समझना चाहिए। भारत में अभी खुदरा महंगाई दर है 6.83%, जबकि थोक महंगाई दर है 0.52%, -0.52%। थोक महंगाई दर हमने वहां आपको बता रखा है, माइनस मिस हो गया है, -0.52%। खुदरा महंगाई दर का मतलब है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं उसके लिए पैसे जो खर्च कर रहे हैं वो कितना सामान महंगा हुआ है। एक पेन जो पहले आप मान लीजिए 5 रुपए में खरीदते थे, अगर वो आज की तारीख में 15 रुपए में खरीद रहे हैं तो कितना महंगा हो गया है। जबकि थोक महंगाई दर का मतलब क्या होता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो सामान खरीदता है उसके लिए उसे कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी उस पेन में जो स्याही है, उस पेन में स्याही के अलावा जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो एक बिजनेसमैन जो खरीद रहा है दूसरे बिजनेसमैन से, वो कितना महंगा हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि खुदरा महंगाई दर तो बढ़ी है, लेकिन अधूरा सच, क्योंकि जब आपका देश अमीर हो रहा होता है ना, यानी आपकी जीडीपी जब बढ़ रही होती है तो आपके यहाँ महंगाई भी आती है। और इसकी वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। भारत की खर्च करने की क्षमता कितनी है? 1083.89 लाख करोड़, या राउंड फिगर में से करूं तो 1084 लाख करोड़ रुपए। और खर्च करने की क्षमता के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। अब जब आपके पास खर्च करने की क्षमता होगी तो सीधा सा मामला होता है कि आपके यहाँ सामान के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सप्लाई और डिमांड का जो सर्कल है उसमें आप जितना मांगेंगे, जितना डिमांड करेंगे, उतना सप्लाई वहाँ पर होगा, और वो सप्लाई जो है वो सामने वाले के मुताबिक होगा। ये चक्का है इकोनॉमी का। यानी जब आपके पास पैसे होंगे तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाज़ार में सामान का दाम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। जैसे जब देश में
छठा पे कमीशन लागू हुआ था तो अचानक फ्लैट, गाड़ी, खुदरा सामानों के दाम बढ़ गए क्योंकि सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों की सैलरी में वृद्धि हो गई। तो जाहिर है बाजार में पैसे बढ़ गए, यानी आपके देश की आर्थिक तरक्की अगर होगी तो आपके यहाँ थोड़ी महंगाई बढ़ेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि भारत की खर्च करने की जो कैपेसिटी है उसकी जीडीपी से 4 गुनी ज्यादा है हमारे खर्च करने की, क्योंकि भारत के लोगों में बचत करने की आदत भी है। थैंक यू आप सबको। हमारे पास पुराना बैंक बैलेंस होता है। आर्थिक तरक्की के दूसरे पायदान यानी महंगाई में सरकार अगर महंगाई दर को और काबू में रख देगी तो ज्यादा बेहतर स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर हमें पैसे बचा कर रखने की क्षमता हमारी और बढ़ जाएगी। जीडीपी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बढ़ने में थोड़ा बहुत रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की कमाई बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग बाजार में जाके सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, उससे डिमांड जो है बढ़ती है। अब डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन है उसी से प्राइस फिक्स होते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ महंगाई पे इंपैक्ट आता है। तो सुना आपने, जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि महंगाई पर थोड़ा उसका इम्पैक्ट आता है, यानी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई जीडीपी और खर्च करने की क्षमता के साथ थोड़ी बहुत बढ़ती ही है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ से आपको और हमको फ़ायदा क्या होता है इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये आपके सामने 2 टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो जीडीपी है उसमें तो हमने ग्रीन टिक लगा दिया है, यानी सरकार ने जीडीपी वाला चैलेंज कबूल करते हुए उसमें पास फ्लाइंग नंबर से वो पास हो गई है। लेकिन महंगाई दर जो है अगर उस पर थोड़ा सा काबू कर लिया जाए तो ये और बेहतर होगा, इसीलिए हमने रेड में टिक किया है कि ये काबू में तो है, लेकिन और इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में, जीडीपी और महंगाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये भी हरा हो जाएगा फिर तो सोने पर सुहागा है। भारत ने पहली बार 2023 और 24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब हम बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए थे और रोजगार के अवसर बनाने के लिए खर्च करने का लक्ष्य रखा था। अब इस 10 लाख करोड़ रुपए से हमारे देश में क्या होगा? हमारे देश में सड़क बनेगी, रेल बनेगी, आर्थिक कॉरिडोर जैसी चीज़ों पर खर्च होगा। इससे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। अब जाहिर है इससे निवेश और बढ़ेगा, भाई बढ़िया रोड मिलेगा, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो फिर उस सहूलत को देखते हुए आपके यहाँ पर निवेश आएगा और भारत की जीडीपी भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। जैसे भारत में अभी ट्रक की जो औसत स्पीड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, अभी भारत में जो ट्रक की औसत स्पीड है, क्योंकि गड्ढे होते हैं, सड़कें कच्ची हैं, कई जगह पर 2 लेन ही है, 4 लेन नहीं है, तो अभी जो ट्रक की औसत स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि अमेरिका में ट्रक की औसत स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे सामान को लाना और ले जाना चूंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर महंगा हो जाता है, और इसीलिए सड़कें अगर अच्छी होंगी तो सामान की आवाजाही जल्दी होगी और उससे महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए भारत ने पिछले 9 साल में सड़कों के निर्माण पर बहुत जोर दिया। अब आप किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, किसी भी पार्टी को वोट डालते हो, किसी भी नेता के समर्थक हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश में सड़कों का जाल नहीं बिछा है। और अगर नहीं कह रहे हैं आप तो मैं आपके सामने आंकड़े रख देती हूँ। 2014 और 2015 में भारत में 97,830 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। कितने? 2014 और 15 में 97,830 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हुए थे। 9 साल बाद आज जब मैं आपको बता रही हूं तो कितने हैं? 2023 में 1,45,155 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं हिंदुस्तान में, यानी करीब 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नए बन गए हैं, 50,000 किलोमीटर। और इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट 2022 में जो आई थी उसमें सड़क परिवहन की गति के मामलों में 162वें देशों में या 162 देशों में भारत को 127वां स्थान दिया गया था। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने माना कि हाई स्पीड रोड दूर दराज के इलाकों में कम समय में सामान पहुंचा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाती है,
गरीबी कम करती है और टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्या? हाई स्पीड सड़कें, हाई स्पीड रोड्स अगर वो देश में बनती है तो उत्पादकता बढ़ती है, गरीबी कम होती है, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको पता है अमेरिका 107 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ दुनिया का सबसे तेज देश है और भूटान 38 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ सड़क परिवहन की गति के मामले में सबसे धीमा देश है। यानी आर्थिक सेहत के लिए जरूरी तीसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं जो बेहद जरूरी है, इसमें सरकार ने पूरे अंक पाए हैं, बेहतर काम अभी तक किया है। यानी प्रधानमंत्री का दावा जो तीसरी अर्थव्यवस्था का है उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों को पा लिया तो आपको 2047 तक विकसित भारत खुद को कहलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पूरी दुनिया जो है वो 2047 तक अगर हम ये टिक्स लगातार ऐसे ही और महंगाई को ग्रीन में कर देंगे तो आनंद ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम महिलाओं के हक और आवाज बुलंद करने वाली नरगिस मोहम्मदी की बात करने वाले हैं। हर उस आवाज की बात करने वाले हैं जो रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़कर आसमान में मुक्त रूप से उड़ान भरने के सपने देखती है, जो महिलाओं को हक दिलाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। नरगिस मोहम्मदी कौन है ये और आज इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आप जानेंगे। लेकिन जान लीजिए ये जो महिला है वो ईरान से ताल्लुक रखती है। मई 2016 से नरगिस मोहम्मदी अभी तेहरान की ईवन जेल में बंद है। उन पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। आज नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ईरान में कट्टरपंथियों ने जो जुल्म ढाए, बुर्के के नाम पर महिलाओं को सरेआम जो पीटा, उनके तमाम हक जो छीने गए, उसके खिलाफ लड़ाई में नरगिस मोहम्मदी ने मोर्चा खोल रखा है और अपनी आवाज की वजह से वो रूढ़िवादियों के जुल्मों का शिकार भी होती रही हैं। उन्हें हर तरह से टॉर्चर किया गया और उनकी जिंदगी के अहम साल जेलों में बीत रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि महिलाओं की आवाज दबाई जा सके, महिलाओं के अधिकारों की आवाज का दमन किया जा सके। 51 साल की नरगिस को आज भारत 24 सलाम करता है। 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 31 साल जेल की सजा दी गई। उन्हें 154 कोड़े भी मारे गए। नरगिस को ईरान में अलग अलग आरोपों में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। 25 साल से नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकार और महिला हितों की लड़ाई लड़ रही है और हर उस जुल्म के खिलाफ खड़ी रही हैं जो इंसान के खिलाफ हुए, जो इंसानियत और महिलाओं के खिलाफ हुए। चाहे अखबारों में लेख लिखना हो, प्रदर्शन करना हो, नरगिस हमेशा पहली और अव्वल कतार में रही है। उनको नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान जब किया गया तो वो महिला जिंदगी आजादी के नारे के साथ किया गया। सन जिंदगी आजादी, women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Her brave struggle has come with tremendous personal cost. महिला जिंदगी आजादी। नरगिस मोहम्मदी ने 12 साल से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। उन्हें अपनी 2 बेटियों से बात किए हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये कैसी कट्टरता है। ईरान की सरकार और कट्टरपंथियों से बचने के लिए नरगिस के पति को अपनी बेटियों के साथ फ्रांस भागना पड़ा। हालांकि वो फ्रांस में रहकर भी ईरान के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान में महिलाओं की हालत क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ताज़ा हालात ज़रूर देख लीजिए और जान लीजिए, लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्ने पलट लीजिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इनको देखिए और सोचिए कहाँ की तस्वीरें होंगी।
गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को और मैं इंतजार कर रही हूं कि आप इन तस्वीरों को कुछ देर देख लें इत्मीनान से। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं हैं, ये तस्वीरें ईरान की हैं जो आज रूढ़िवादिता और कट्टरता के जाल में फंसा हुआ है। 1936 से शुरुआत करती हूं। तब ईरान यानी पर्शिया, उस पर प्रोग्रेसिव पहलवी बादशाह रेजा शाह का शासन हुआ करता था। उन्होंने हिजाब और बुर्के को बैन कर दिया। उनके बाद 1941 में ईरान की सत्ता मिली उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को। फिर 1949 में ईरान में संविधान लागू हुआ। मोहम्मद पहलवी भी बुर्के और हिजाब के विरोधी थे और बुर्के और हिजाब को जरूरी बताने वाले नेता अयातुल्लाह खौमेनी को 1964 में उन्होंने देश से भगा दिया। फिर 1963 में ईरान में अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया जो 1979 तक जारी रहा। इसमें लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की आज़ादी को खास तौर पर तरजीह दी गई। इस दौर की ईरान की तस्वीरें आपको फिर देखनी चाहिए। तब का समाज पढ़ा लिखा था, मॉडर्न था। हम इन तस्वीरों को दिखाकर किसी धर्म पर चोट नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं की आज़ादी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारा मकसद समाज में महिलाओं की स्थिति को बताना है और दिखाना है। लेकिन हंसते खेलते और मॉडर्न युग में जी रहे ईरान की ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। सितंबर 1978 में बादशाह के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन होने लगे। इस्लाम की रवायतों के नाम पर लोगों का खून बहाया गया और खूब उन्हें भड़काया गया। जब हालात बेकाबू हो गए तो 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रेजा पहलवी अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। 1979 तक ईरान में किसी भी यूरोपियन देश जितना खुलापन जो हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। मार्च 1979 में ईरान में रेफरेंडम हुआ और उसी साल ईरान ने पुराने संविधान को हटाकर नया शरिया और उस शरिया पे आधारित संविधान लागू कर दिया। इसके बाद तो जैसे महिलाओं पर कहर टूट पड़ा। नया संविधान लागू होते ही ईरान की जो महिलाएं हैं वो हिजाब और बुर्का पहनने के लिए मजबूर हो गई। शरिया के नाम पर जुल्म होने लगे। जब हिजाब की बात हुई तो आज के दौर में फिर से लौटना ज़रूरी है, क्योंकि आज एक बार फिर से ईरान की महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आज महिलाओं की वहाँ हालत क्या है ये जान लीजिए। 1995 में ईरान ने कानून बनाया कि जो और बिना हिजाब पहने घर से बाहर औरत निकलेगी उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद सरेआम 74 कोड़े मारने और 16 साल की कैद का प्रावधान दिया जाएगा। कई महिलाओं ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। 16 सितंबर 2022 को हिजाब का विरोध करने पर 22 साल की महसा अमीनी, तस्वीर आपको दिख रही है, महसा अमीनी को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। टॉर्चर से हिरासत में उसकी मौत हो गई और इसके बाद जो गुस्सा भड़का और जो उग्र प्रदर्शन हुए वो ईरान के इतिहास में नहीं हुए होंगे। सरकार ने फायरिंग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में 476 लोग मारे गए। 14,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। ये ईरान में आज के हालात हैं। वहाँ बगैर हिजाब के महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं कहती हूँ कि ये ईरान का आंतरिक मामला हो सकता है कि वहाँ कौन सा अधिकार किसको दिया जाए, लेकिन एक महिला होने के नाते महिलाओं की आवाज़ हम किसी भी दुनिया के मुल्क में खड़े होकर उठा सकते हैं। मानव अधिकारों की आवाज़ हम किसी भी दुनिया के मुल्क में खड़े होकर उठा सकते हैं। और ये औरतें कोई आतंकवादी नहीं हैं, ये औरतें किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये जो घुटन महसूस कर रही है वो इनके मानव अधिकारों के लिए ज़रूर खतरा है। और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली हर उस आवाज़ को साथ देगा भारत 24। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और उन सवालों का जवाब आंकड़ों में ही तलाश करने की कोशिश भी करूंगी। सवाल यह है कि 1989 से पहले ईरान की अर्थव्यवस्था या ईरान की आय का मुख्य स्रोत क्या था? क्रूड ऑयल। देश के रेवेन्यू में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का हिस्सा 79% था। दूसरा सवाल यह कि आज 2023 में ईरान की आय का जरिया क्या है? जवाब, कच्चा तेल और नेचुरल गैस। और देश के रेवेन्यू में इसका हिस्सा क्या है? 63%।
ये आंकड़े सिर्फ इसीलिए कि ईरान उस दौर में भी तरक्की कर रहा था जब वहां शरिया कानून नहीं था और महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी नहीं था। मैं फिर कहती हूं, हिजाब पहनिए कि मत पहनिए ये आप डिसाइड करेंगे ना, कोई आप पर थोप तो नहीं सकता है। महिलाओं को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये वो डिसाइड करेगी ना। हर इंसान को यह हक होना चाहिए कि वो अपने तरीके से जी सके, अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई यूनिफॉर्म कोड हो कि ये कोड है, आपको यही पहनकर जाना है। शरिया कानून पर चलकर अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई ये हम सभी देख रहे हैं। वहां की महिलाओं ने वो दर्द सहा है जब शरीर का कोई भी हिस्सा खुला दिखता है तो उसे बीच सड़क पर कोड़े मारे जाते हैं। इस कानून का अफगानिस्तान पर क्या असर हुआ? क्या अफगानिस्तान आज दुनिया के देशों में कहीं स्टैंड करता है? क्या अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है? जवाब है नहीं। आज अफगानिस्तान को दुनिया जानती है और सिर्फ आतंकवाद के लिए और कट्टरपन के लिए जानती है। तालिबानियों का राज आज जहन्नुम का दूसरा नाम बन चुका है। आज जब हम द रूबिका लियाकत शो लेकर आपके सामने पहुंचे तो ये आवाज सिर्फ यहां मौजूद एक एंकर की नहीं है, ये महसा अमीनी की है, ये नरगिस मोहम्मदी की है, ये हर उस महिला की है जो ईरान या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में जुल्म सह रही है। एक महिला होने के नाते एक महिला के दर्द के साथ खड़े होना जरूरी हो जाता है और महिलाओं को तरक्की करने का हक है उतना ही जितना बाकी दूसरे किसी मर्द को है। महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका अगर आप नहीं देंगे तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? जबरदस्ती शरिया थोपेंगे तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? न सिर्फ देश को बल्कि इंसानियत को नुकसान होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है। कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरावना है जितना पाकिस्तान के लिए है। वहां परमाणु हथियार जहां रखे हुए हैं, धमाका हो गया। कितना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाका जोरदार था और वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज़ 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। तहरीक-ए-तालिबान TTP कई बार इस पर हमले की धमकी दे चुका है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात करके रखता है और TTP और पाकिस्तानी सैनिकों में 36 का आंकड़ा है। ये हर तस्वीर से साफ हो गया है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि यह विस्फोट परमाणु ठिकाने के अंदर हुआ। पाकिस्तानी मीडिया इसका खंडन कर रही है। जानकार कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान के विस्फोट को छिपाने की कोशिश हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान का डेरा गाजी खान इलाका TTP आतंकियों का गढ़ माना जाता है। 2012 यानी पिछले 11 साल से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस परमाणु प्लांट पर हमले की कई धमकियां दी है। एक्चुअली डेरा गाजी खान में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार रखता है और इनका स्टोरेज बढ़ाने के लिए उसने इस एटॉमिक सेंटर की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई है। लेकिन डर केवल पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर के नुकसान का नहीं है बल्कि यहाँ मौजूद यूरेनियम को लेकर भी है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ यूरेनियम का प्लांट लगाया है। पाकिस्तान के परमाणु बॉम्ब्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम और यूरेनियम मेटल यहीं पर बनाया जाता है। पाकिस्तान इन दिनों बहुत तेजी से परमाणु बम बना रहा है। पाकिस्तानियों के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन असले बारूद की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन है। परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान भारत से आगे है। पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम है और आने वाले सालों में यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। यकीन मानिए 200 के पार हो सकता है और यही वजह है कि डेरा गाजी खान की जो सुरक्षा पाकिस्तान के लिए अहम हो जाती है। पाकिस्तान के आतंकी और परमाणु बम दोनों सारी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि बंदर के हाथ में उस तरह आपने कभी सेफ तौर पे देखा है? 15 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की थी। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जो बिना बात के परमाणु हथियार बना रहा है, उन्होंने कहा था।
पाकिस्तान का अपने हथियारों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, ये उन्होंने कहा था। और तब पाकिस्तानी नेता भड़क गए थे ये बात सुनकर उनकी। लेकिन आज पाकिस्तान में हुए इस धमाके ने दुनिया भर के लिए चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि अब आतंकी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान इस घटना को छिपाकर नई मुसीबत बुला रहा है। क्योंकि डेरा गाजी खान में जिस जगह धमाका हुआ वो पाकिस्तान के पंजाब से सटा हुआ है। उसके पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी लगता है। और आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई इस वक्त चल रही है। वहाँ पर आतंकियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ऊपर से तालिबान उनको मदद भी कर रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ देने का आदेश दिया। इसे लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन पैदा हो गया। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अफगान शरणार्थियों के प्रति पाकिस्तान का ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं किया जा सकता। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वो चाहते हैं कि इस इलाके पर अब उसकी हुकूमत चले, लेकिन पाकिस्तानी सेना उसे अपना इलाका खाली करवाना चाहती है। पाकिस्तान इस बात से डरा भी हुआ है कि कहीं तालिबान की मदद से उसका एक और टुकड़ा ना हो जाए, जिसे टीटीपी पश्तूनिस्तान कहता है। टीटीपी ने बहुत से गांव अपने कब्जे में कर भी लिए हैं और अगर इस परमाणु केंद्र पर कब्जा हो गया तो समझिए कि टीटीपी पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात ये मेरा हिंदुस्तान है की करते हैं। भारत में जो परंपराएं अपनाई गई है उसमें विज्ञान छिपा हुआ है, ये मान लीजिए। पेड़ पौधे वातावरण के लिए फेफड़ों का काम करते हैं, ये आप जानते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं, जानते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हवा को शुद्ध बनाते हैं, ये आप जानते हैं। इसके अलावा खतरनाक तत्व सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी ये सोख लेते हैं और हवा को साफ बनाते हैं। मतलब हर पेड़ उपयोगी है। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, पंचवटी। पंच मतलब 5 और वटी मतलब पेड़ों का समूह। सनातन में यह माना जाता है कि जहां पर पंचवटी होती है या 5 तरह के पेड़ होते हैं, वो जगह बहुत पवित्र हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन 5 पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। ये 5 पेड़ कौन से हैं? पीपल, बेल, वट या फिर बरगद, आंवला और अशोक। किसी भी तरह के 5 पेड़ पंचवटी नहीं होते हैं। मतलब कोई 5 पेड़ लगा दिए और पंचवटी, ऐसा नहीं। ये 5 तरह के पेड़ पीपल, बेल, बरगद, आंवला और अशोक, यही मिलकर पंचवटी कहलाते हैं। इन 5 पेड़ों को दिव्य या दैव्य माना गया है, क्योंकि इन 5 पेड़ों का हमारे जीवन, सेहत और पर्यावरण पर बहुत सकारात्मक असर होता है। मैं आपको इन 5 पेड़ों की अहमियत बताती हूँ। सबसे पहले तो पीपल की। पीपल ऑक्सीजन देता है, प्रदूषण का स्तर कम करता है। इसकी कई दवाइयाँ बनती हैं या ये कई तरह की दवाइयों को बनाने में उपयोग किया जाता है। सांस में तकलीफ, त्वचा रोग, नक्सीर, तनाव कम करने के साथ ही मिट्टी के कटाव को भी ये रोकता है। बेलपत्र या बिल्व पत्र जो शिव पर चढ़ाए जाते हैं। बेल का फल पेट की बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। ये पौधा तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। वातावरण में हानिकारक कणों को निष्क्रिय करके सात्विकता या पॉजिटिविटी बढ़ाता है। और फिर हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जो हर मौसम में हरा भरा रहता है, सैकड़ों साल तक जिंदा रहता है। जड़, तना, फल और पत्तियों सबका औषधियों में इस्तेमाल होता है। फिर बात कर लीजिए आंवला की। गुणों का खजाना है। कफ, वात और पित्त तीनों रोगों का इलाज या ये इलाज कर देता है, फायदा है। ऑक्सीजन का लेवल अशोक बढ़ाता है। ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूषित गैसों को भी सोख लेता है और शुद्ध बना देता है। ये 5 वो पेड़ हैं जिनकी लकड़ी मकान या फर्नीचर बनाने में काम नहीं आती है, लेकिन इनसे जो घनी छांव और फल फूल मिलते हैं वो इंसान के साथ साथ पक्षियों और दूसरे जीव जंतुओं को हर वक्त खाना दे सकते हैं।
इन पर घोंसले बनाए जाते हैं, इनका आध्यात्मिक महत्व भी है। और इसीलिए हिंदुस्तान में जिस परंपरा को हम धार्मिक या अलग अलग मान्यता से मानते हैं, उसका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ये मेरा हिंदुस्तान है। द रूबिका लियाकत शो में आप मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24। इस हेडलाइन के प्रस्तुत